2 दिन पहले शंकर शर्मा का इंटरव्यू आता है एनडीटीवी प्रॉफिट पे और बाजार के अंदर हड़कंप। रिटेल इन्वेस्टर उल्टा सीधा बोलने लग गए इनको, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने सिर्फ शॉर्ट्स देखे हैं, उन्होंने डीप एनालाइज नहीं करा। क्या बात हुई 47 मिनट की वीडियो के अंदर, क्या बोला, क्या कॉन्टेक्स्ट था, इसको नहीं समझा। और यही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बिकॉज ये वो इंसान है जिन्होंने 2000s के टाइम पे, जब Amazon माइक्रोसॉफ्ट को कोई नहीं पूछता था, तब वहां पर इन्होंने इन्वेस्ट करा, अच्छे खासा मुनाफा कमाया। और 2008 का जब क्राइसिस आया तो भी इनकी प्रिडिक्शन काफी हद तक ठीक हुई। और आज की डेट के अंदर लास्ट 2-3 साल से ये जो चीज कह रहे हैं, तो उसमें से कुछ चीजें हमें होते हुए भी दिख रही हैं। तो इस पूरे इंटरव्यू का सार क्या था, इन डेप्थ मैं आपको समझाता हूं, ताकि जो आपके मन में कंफ्यूजन्स हैं, डर है, वो निकल जाए और जो अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पे बन सकती है, शंकर जी का जो कहना है, वो आपको समझ आ पाए। सबसे पहला पॉइंट है मार्केट क्रैश को लेकर के, और ये ऑब्वियस भी था क्योंकि यहां पर मार्केट क्रैश को लेकर के काफी सारी चर्चा हो रही है। अब जो मार्केट क्रैश है उसको लेकर के इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत अलग था। इन्होंने बोला कि जो मार्केट क्रैश है वो होना चाहिए और जितनी जल्दी हो जाए उतना ज्यादा बेटर है इंडियन इन्वेस्टर के लिए और एफआईआई के लिए। अगर हम करंट मार्केट की बात करें तो जो हमारा सेक्टर है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, निफ्टी 50 ब्रॉड इंडेक्स हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, जो एक ब्रॉड इंडेक्स है, इन सब के अंदर जो वैल्यूएशंस हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम कंपेयर करें, जो मैंने करके देखा कि अगर मैं ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करूंगा तो हमारी वैल्यूएशंस काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। एक एग्जांपल देता हूं, Q4 के अंदर एक चीज हुई जो एक्चुअली इन्वेस्टर्स को पता नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक लॉन्ग इंटरव्यूज कभी नहीं सुनते। ज्यादातर जो सीईओ थे आईटी कंपनीज के, इवन गुड्स वाले, उन सब ने अपनी जो टारगेट है 2026-2027 के लिए, ये ऑलमोस्ट 3 से 4% से कम कर दिए। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक्सपोर्ट वो कर नहीं सकते, जिस वजह से यहां पे जो क्रैश है ये आ सकता है। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा, वैल्यूएशन हाई है, तो क्रैश होना नॉर्मल है। और आईएनआर भी डेप्रिशिएट कर रहा है, आरबीआई डॉलर बेच रहा है, और इससे एक बहुत बड़ा ब्लंडर आने वाला है। अब जब मैंने इसका फैक्ट चेक करा, आरबीआई ने काफी सारा डॉलर बेचा है ताकि वो रुपया को बचा सके गिरने से। अब आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है और इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या कहती है? रुपया जब गिरता है तो इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है कि रुपये की डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर। हम ग्लोबल करेंसी नहीं है और आईएनआर की डिमांड कोई करता नहीं है, हम एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं करते, तो आईएनआर कहीं ना कहीं वीक होता रहता है। एवरेज 4% आईएनआर गिरता है हर साल डॉलर के अगेंस्ट, ये 20 साल का डेटा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि 2025-26 के अंदर हुआ है, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो इससे जो हमारी इकोनॉमी है वो एक्चुअली कोर लेवल पर हिल चुकी है। हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ चुके हैं और हम इंपोर्ट के ऊपर अब डिपेंडेंट है, जो हमें $90, जो आज का डेट चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली $90 पर बैरल के हिसाब से इंपोर्ट करना पड़ता है। वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ रही है। जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है वो काफी तेजी से गिर रहे हैं। एक टाइम पे सिर्फ कुछ महीने पहले तक $900 बिलियन के आसपास हुआ करते थे और अब करीब $630 बिलियन के आसपास आ चुके हैं। इतनी तेजी से हमारा जो डॉलर है वो डिप्लीट हो रहा है। और इसी के साथ अगर आरबीआई डॉलर को इसीलिए बेच दे क्योंकि रुपये को स्टेबल करना है, 90 के अंदर, 90 से 100 के बीच में रखना है, तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि आप आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रहे हो। डॉलर आपके पास इतना है नहीं कि अनलिमिटेड है, और आर्टिफिशियल डिमांड से आपके जो रिजर्व्स हैं वो और तेजी से डिप्लीट होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उन्होंने डिस्कस करा वो था एफआईआई वापस आएंगे, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको समझो। आप देखो, अगर आप करंट मार्केट को देखोगे तो एफआईआई ऑल टाइम हाई के सेल ऑफ पर बैठा हुआ है। एफआईआई आसानी से एग्जिट कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? एफआईआई ने जो इन्वेस्ट किया 2000 में, 2005 में, 2008 में, उसको अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले इंडियन मार्केट के अंदर। आज की डेट के अंदर जो इंडियन मार्केट है वो पूरे के पूरे वॉल्यूम को कंज्यूम भी कर सकता है। 2008 के आसपास जब एफआईआई बेचता था तो बाजार 30% गिर जाता था, और ये सिर्फ इस वजह से होता था क्योंकि इतने ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर नहीं थे, तो जो एफआईआई था वो इतना ह्यूज सेल कर ही नहीं पाता था। और 2020 के बाद ये चीज बदल गई, जो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, एसआईपी काफी तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर एफआईआई बेचता है तो बाजार 2-4% गिरता है,
उसके बाद संभल जाता है। क्यों? क्योंकि डीआईआईस इन्वेस्ट करते हैं। डीआईआईस के पास किसका पैसा है? आपका पैसा है, मेरा पैसा है। अब जब डीआईआईस महंगे प्राइस पे खरीद रहे हैं तो इस सिचुएशन के अंदर एफआईआई आसानी से एग्जिट कर पा रहा है, इसी वजह से इतना ज्यादा सेल ऑफ आपको दिख रहा है। लेट्स से अगर डीआईआईएस के पास इतना पैसा नहीं होता तो जो हमारी निफ्टी 50 आज करीब करीब सिर्फ 12% पे अटकी हुई है ना, ये एटलीस्ट आपको 20 से 25% क्रैश होते हुए ऑलरेडी दिख जाती, और जो एफआईआई का सेल ऑफ है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता, क्योंकि उनको एग्जिट ही नहीं मिलता इतनी आसानी से, और हमारे जो डॉलर्स हैं वो बच जाते। कैसे बच जाते? अगर आपने $1 बिलियन का सेल ऑफ किया इंडियन मार्केट के अंदर, वो रुपये की करेंसी में, राइट? अब जब उससे कन्वर्ट कराओगे तो वो डॉलर में कन्वर्ट होगा, और डॉलर कहां से आएंगे? आपके और मेरे रिजर्व से आएंगे, जो कि एग्जिट का काम कर रहा है इस समय पे एफआईआई का। और शंकर जी ने भी यही बोला कि इतनी आसानी से एग्जिट नहीं देना चाहिए एफआईआई को, मतलब जो लिक्विडिटी है इंडिया के अंदर कम करनी चाहिए, और अगर लिक्विडिटी कम हो गई बाजार 20 से 30% गिरेगा। और अब आपको समझ आएगा कि ये तीनों चीजें आपस में कैसे लिंक है। अगर आरबीआई रुपये को बचाता रहेगा तो एफआईआई बेचता रहेगा, बिकॉज एफआईआई को भी नहीं पता कि रुपये की रियल वैल्यू क्या है। क्या $1 इक्वल्स टू 110 है, 150 है, 200 है? किसी को नहीं पता। ये सरकार के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है कि भाई खुद से पहले आप देश को देखो। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन ये चीज करने की गुहार लगा रही है हमारी करेंसी। इससे तकलीफ होगी, बिल्कुल तकलीफ होगी, आपको भी होगी, मुझे भी होगी, सबको होगी, लेकिन ये होना चाहिए। ये कहना है शंकर शर्मा का। अब अगर आरबीआई इसी तरीके से डॉलर बेचता रहता है तो एक और रिस्क बढ़ रहा है, जो सबसे बड़ा रिस्क है मेरे हिसाब से, और मैं इसके बारे में काफी बार आपसे भी डिस्कस करता रहता हूं, वो है करेंसी रिस्क। अगर करेंसी इतनी तेजी से डी वैल्यू हो जाए, मतलब आपकी जो रिजर्व्स हैं वो काफी हद तक कम हो जाए, आपको गोल्ड को गिरवी रख के लोन लेना पड़े, बिकॉज कुबेर का खजाना नहीं है, कभी तो खत्म होगा। तो इस सिचुएशन में जो करेंसी है वो 100-150 पे, जो आज जाके शायद रुक जाए, वो आने वाले टाइम पे शायद $300 पर डॉलर के आसपास चली जाएगी, क्योंकि डिमांड, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। अगर एफआईआई वापिस ही नहीं आएगा इंडिया के अंदर तो करेंसी वापस स्ट्रांग होगी नहीं। तो इसी वजह से जो करेंसी रिस्क है ये वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क है इस समय पे मार्केट के अंदर। और एक बार अगर करेंसी गिर जाती है तो उसको रिकवर करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि भाई करेंसी वापस से स्ट्रांग हो पाए। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़े एग्जाम्पल अभी तक हमने नहीं देखे हैं। जो सबसे बड़ा रिस्क इन्होंने बताया, जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी मुझे भी सेम ही रिजल्ट मिले। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एफआईआई वापस क्यों आएंगे। अगर हमारा बाजार यहां से 30% गिर जाए तो हमारा जो एवरेज पीई हो जाएगा निफ्टी का, वो हो जाएगा करीब 15 के आसपास, 14 के आसपास। मतलब हम भी मार्केट स्टैंडर्ड के ऊपर आ जाएंगे। तो हम साउथ कोरिया से कंपीट कर सकते हैं, वियतनाम से कंपीट कर सकते हैं। इस सिचुएशन में जो हमारी मार्केट है वो काफी रिलेटिवली चीप हो जाएगी। एमएससीआई जो इंडेक्स है उसके अंदर इंडिया का इस समय पे 11% का वेटेज है, लेकिन जो लोग एमएससीआई इंडेक्स को कॉपी करते हैं उन्होंने इन्वेस्ट सिर्फ 8% के आसपास करा हुआ है। अभी 11% के आसपास कब आएगा? जब मार्केट के अंदर फॉल आएगा, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, तो ये जो 8 से 11 का गैप है ये फुलफिल होगा। और एमएससीआई इंडेक्स के अंदर इमर्जिंग मार्केट में जो हमारी 11% की पोजीशन है वो 18% तक हो सकती है, जो कि पहले हुआ करती थी। अब ये सिर्फ तब होगा जब बाजार में क्रैश आएगा। अगर क्रैश नहीं आएगा, हमारा बाजार ओवर वैल्यूड रहेगा, तो इस सिचुएशन में ना इस इंडेक्स के अंदर हमारी पोजीशन बढ़ेगी और ना एफआईआई इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ना हमारी करेंसी बचेगी। ये अभी मेन दिक्कत है। स्टॉक मार्केट की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और द मोस्ट क्रूशल थिंग जो इन्होंने बोला है कि एसआईपी शुड स्टॉप, एसआईपी को स्टॉप हो जाना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों बोला है? देखो, एसआईपी करने से बेसिकली क्या होता है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आती है, हर महीने हम पैसे डालते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे डालते हैं, और जो लिक्विडिटी होती है वो कंज्यूम कर लेता है एफआईआई, इनिशियली आसानी से निकल जाता है एफआईआई, और इस वजह से उसको इजी एक्सेस मिलता है। महंगी मार्केट में आप और मैं खरीद रहे हैं और महंगे प्राइस पे एफआईआई हमें बेच करके जा रहा है। मतलब क्या है कि हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। हम एफआईआई को आसानी से अपना पैसा दे रहे हैं कि हमारा पैसा लेकर के चले जाओ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मैं कह रहा हूँ साल के एंड तक, जब करीब 2-2.5 साल हो जाएंगे इंडियन मार्केट को, ना उसने रिटर्न दिखाया होगा, आपको लॉस हो रहा होगा। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? एसआईपी स्टॉप करेंगे। एसआईपी स्टॉप करेंगे, क्या होगा? जो लिक्विडिटी है वो श्रिंक होगी, एफआईआई फंसेगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत किसी होगी? रिटेल इन्वेस्टर को। ये फंस जाएगा, और अगर ये फंस गया तो आपका पैसा लॉस होगा, एफआईआई स्टक हो जाएगा। तो ये होने के चांसेस
काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे हैं। अगर आप नहीं भी एसआईपी करोगे तो ज़्यादातर लोग अगर रिटर्न नहीं बनेंगे तो एसआईपी स्टॉप कर देंगे, और हमें स्टॉपेज रेशियो ऑलरेडी दिख रहा है, बढ़ रहा है। एसआईपी खुलने से ज़्यादा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हमें देखने को मिल रहा है, और यही एक मेजर ब्लंडर बन सकता है। अब अगर हम इंडिया की बात करें, हमने क्या करा, हमने अपने बॉन्ड मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दिए। एफआईआई कह रहे हैं कि भाई हम आपके बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, हम महंगे प्राइस पे एफआईआई को बॉन्ड देंगे। कैसे कोई सॉल्यूशन मिलेगा? इसके ऊपर भी शंकर शर्मा ने यही बोला, जो पर्सनली मेरा भी ओपिनियन रहता है, कि अगर मुझे डॉलर में 4% मिल रहा है और इंडिया में 7% मिल रहा है, मैं 3% के लिए क्यों डॉलर छोड़ करके इंडिया में आऊँगा? क्या मुझे एक्चुअली कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है? शायद नहीं, क्योंकि 3% तो आपकी करेंसी जो है वही डीवैल्यू हो जाती है। तो जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा है वो एक्चुअली इतना अट्रैक्टिव भी नहीं है एफआईआई के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो यील्ड है वो यूएस की भी बढ़ती जा रही है। आप कितना पैसा दे दोगे डॉलर बचाने के लिए, और उस डॉलर का आप क्या यूज़ कर रहे हो? रुपया बचाने के लिए। तो एक्चुअली आप लोन ले रहे हो सिर्फ रुपये को स्टेबल करने के लिए, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये इंटरव्यू देखो, आपको बहुत शायद कुछ सीखने को मिल जाए। मैंने शायद कुछ पॉइंट मिस भी कर दिए, क्योंकि 47 मिनट का इंटरव्यू इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन के अंदर कवर करना ये थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, लेकिन मोटा मोटा चीज हमने कवर कर ली है। अब मैं उसके ऊपर सेकंड एपिसोड बनाने वाला हूं, मोस्ट प्रॉब्ली कल वो लाइव हो जाएगा। इसके अंदर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे कि रियल टर्म में अपॉर्चुनिटी कैसे आ रही है और उसको कैसे ग्रैब कर सकते हो आप। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, पहले ये इंटरव्यू भी देख लेना उनका, अगर आपके पास 47 मिनट्स हैं तो। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कल की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तीसरी चीज, सेविंग को बचाओ, क्योंकि जब क्रैश आएगा, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आता हुआ दिख ही रहा है हम सबको, तो आपके पास पैसा हो उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।